गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेजिनेला में बीजाणुधानी का परिवर्धन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिलेजिनेला का जो बीजाणुद्भिद पादप शरीर है वो बीजाणुओं की सहायता से अलैंगिक जनन करता है। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुविक वंश है क्योंकि इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। नंबर 1 लघु बीजाणु और नंबर 2 गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु का परिवर्धन लघु बीजाणुधानी में होता है और गुरु बीजाणु का परिवर्धन गुरु बीजाणुधानी में होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि एक लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु बनते हैं, जबकि एक गुरु बीजाणुधानी में केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे बीजाणुधानी का परिवर्धन। तो देखिए, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ अर्थात लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इनका परिवर्धन बीजाणु मातृकोशिका अवस्था तक समान होता है। उसके पश्चात भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास कोशिकाओं के एक समूह से होता है, इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्धन है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन कहलाता है। यहाँ देखिए आप डायग्राम में सबसे पहले बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं या स्पोरेंजियल इनिशियल जो होती है उनमें परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है, इसमें परिणतिक विभाजन होंगे जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर जैकेट प्रारंभिकाएं जैकेट इनिशियल सेल्स बन जाती है और भीतर की ओर प्रप्रसूतक प्रारंभिकाएं या आर्चिस्पोरियल इनिशियल्स का निर्माण होता है। इसके पश्चात जो जैकेट प्रारंभिकाएं होती है, ये जो जैकेट प्रारंभिकाएं हैं इनमें कई अपनतिक और परिणतिक विभाजनों के परिणाम स्वरूप दो स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। यहाँ देखिए परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें जैकेट इनिशियल सेल्स में परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते रहते हैं और अंत में दो स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। एक स्तरीय और दूसरा स्तर, ये दो स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। तथा जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल या जो प्रप्रसू सेल जो होती है उनमें देखिए आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स, ये जो सेल्स है इन सेल्स में अनेक अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीजाणुजन उत्तक स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। यहाँ पे आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल है, इन विभाजन से लगातार विभाजन होते रहते हैं इन सेल्स में और विभाजनों के परिणाम स्वरूप अंत में स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे बाहर वाली परत है, ये देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली जो परत है वो टेपिटम की तरह कार्य करती है और टेपिटम का कार्य होता है परिवर्तनशील बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, और जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तब टेपिटम जो है विघटित हो जाता है। इसके पश्चात देखिए बीजाणुजन उत्तक से अंत में बीजाणु मातृ कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स बनती है। ये जो बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं से अंत में बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ तक मैंने पहले अभी आपको बताया था कि गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी का जो परिवर्धन है वो बीजाणु मातृ कोशिका के निर्माण तक समान होता है। इसके पश्चात इनमें भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती है। तो दोनों में जो जैकेट प्रारंभिक सेल्स है उससे दो स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। जो प्रप्रसूतक प्रारंभिकाएं या आर्चिस्पोरियल सेल्स है उनमें विभाजन से स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स है वो अंत में बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनाती है। इसके पश्चात देखो
जो बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में विभेदित होती है उसमें केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर अन्य सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये बीजाणुधानी यहाँ पे अपने पास ये बीजाणुधानी है। यदि ये बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के रूप में परिवर्तित होती है तो इसमें क्या होता है, जो बीजाणु यहाँ पे स्पोरोजेनिक टिश्यू से जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती है उन बीजाणु मातृ कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और फिर जो एक कोशिका बचती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो एक बचती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 गुरु बीजाणु का एक चतुष्क बनता है। और यदि ये बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी के रूप में परिवर्तित होती है, ये बीजाणुधानी जो है अपने पास यदि ये लघु बीजाणुधानी के रूप में परिवर्तित होती है तो देखिए इसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू से जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती है वो सारी बीजाणु मातृ कोशिकाएं सक्रिय रहती है। और इन सभी बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कई बीजाणु चतुष्क बनते हैं। और ये जो बीजाणु चतुष्क बनते हैं वो चतुष्फलक के रूप से व्यवस्थित रहते हैं। और अंत में क्या होता है, ये चतुष्फलक से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं सभी बीजाणु। ऐसी स्थिति में इन बीजाणुओं को लघु बीजाणु कहते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बीजाणु मातृ कोशिका बनती है वहाँ तक लघु और गुरु बीजाणुधानी दोनों का परिवर्धन समान होता है। इसके पश्चात दोनों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। यदि अपन बात करें, अपने पास ये बीजाणुधानी है, इसका परिवर्धन बीजाणु मातृ कोशिका के निर्माण तक हो गया। अब यदि ये बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के रूप में परिवर्तित होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके अंदर जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है उनमें से सब एक बीजाणु मातृ कोशिका को छोड़कर सभी बीजाणु मातृ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और ये जो एक बीजाणु मातृ कोशिका जो सक्रिय होती है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में आगे एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का एक चतुष्क बनता है। अर्थात यहाँ केवल 4 गुरु बीजाणु ही बनते हैं। और कई जातियों में तो ऐसा होता है कि 4 गुरु बीजाणुओं में से अंत में 3 गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। दूसरा यदि अपन बात करें, अपने पास में ये बीजाणुधानी है। यदि ये बीजाणुधानी जो है वो लघु बीजाणुधानी के रूप में परिवर्तित होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके अंदर जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है वो सभी बीजाणु मातृ कोशिकाएं सक्रिय रहती है, उन्हें लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहते हैं। इसके पश्चात इन सभी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कई बीजाणु के कई चतुष्क बनते हैं। और प्रत्येक चतुष्क में बीजाणु है वो चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और जब ये बीजाणु इस चतुष्क से अलग हो जाते हैं तब इन्हें लघु बीजाणु कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए यहाँ डायग्राम में ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में देखिए एक छोटा सा वृंत होता है, जो स्टाक लिखा हुआ है नीचे वाला भाग है, ये वृंत भाग है। और ऊपर की ओर अंडाकार या फिर वृक्काकार या गोलाकार कैप्सूल होता है। नीचे वाला भाग वृंत है और ऊपर वाला भाग है वो कैप्सूल है। लघु बीजाणुधानी जो है वो लाल, पीली या भूरे रंग की हो सकती है। इसकी भित्ति जो है वो 2 स्तरों की बनी होती है। बात अपन ने पहले भी पढ़ी है कि बीजाणुधानी की भित्ति जो है वो 2 स्तरों की बनी हुई होती है। तो बीजाणुधानी भित्ति है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती है और इस बीजाणुधानी के भीतर कई अगुणित लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे गोल गोल जो संरचनाएं दिख रही है ये लघु बीजाणु है। तो इस प्रकार लघु बीजाणुधानी की ऐसी संरचना होती है।
इसके बाद में अपन देखेंगे गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो देखिए गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो लघु बीजाणुधानी की अपेक्षा बड़ी होती है और इसका रंग जो है वो हल्का पीला अथवा सफ़ेद होता है। गुरु बीजाणु का आकार चूंकि बड़ा होता है और आकार बड़ा होने के कारण गुरु बीजाणुधानी 4 पालीवत रूप धारण कर लेती है, मतलब 4 लॉब्ड हो जाती है। ये देखो इसमें लॉब्स पाई जाती है 1, 2, 3 और 4। यानी इसमें चूंकि गुरु बीजाणु है वो आकार में बड़े होते हैं और उनके दबाव के कारण ये 4 पालीवत रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक गुरु बीजाणुधानी में केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चारों में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है। तो देखिए ये ऐसी लघु बीजाणुधानी होती है, ये गुरु बीजाणुधानी है। और गुरु बीजाणुधानी की भी यदि भित्ति की बात करें तो इसकी भित्ति भी 2 स्तरीय होती है। इसकी जो वॉल या भित्ति है वो 2 स्तरीय होती है और भित्ति जो गुरु बीजाणुधानी की भित्ति है उसके अंदर की तरफ टेपिटम पाया जाता है और इसके अंदर 4 देखो गुरु बीजाणु है जो चतुष्फलक के रूप से व्यवस्थित है। यहाँ अपने को केवल इसमें देखिए इसमें 4 गुरु बीजाणु होते हैं जो चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ अपने को केवल 3 दिख रहे हैं, एक इनके पीछे की ओर है और कई जातियों में ऐसा भी होता है कि चारों में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। यहाँ पे देखिए ये एक गुरु बीजाणु की संरचना है और गुरु बीजाणु देखो इसके चारों ओर बाहर की ओर जो भित्ति पाई जाती है उसको एक्सोस्पोर कहते हैं और अंदर वाली भित्ति को एंडोस्पोर कहा जाता है। थैंक यू।